देखिए, ये आज का जो पेपर आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, ये पेपर है आप लोगों का जून 2011 का। सोशल वर्क में जून 2011 का ये समाज कार्य प्रश्न पत्र है, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसमें कुल टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, और ये सोशल वर्क MPPSC के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, प्लस में UGC के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। तो प्रश्न ये है आपके सामने कि एलिजाबेथन पुअर लॉ जो है 1601 किस पर आधारित था? पुनर्स्थापन की अवधारणा पर आधारित था, कि सेवार्थियों की आवश्यकताओं पर उसको निर्धारित करने की अवधारणाओं पर आधारित था, कि दान की अवधारणा पर आधारित था, किस पे आधारित था? बताइए जरा, इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। चलिए, तो यहाँ आप लोगों का भी जवाब भी नहीं आया है, और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जो करेक्ट जवाब होगा, सेवार्थियों की आवश्यकताओं को निर्धारित करने में जो सहायता होगी, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बताऊं इसके बारे में, तो थोड़ी सी जानकारी भी आप लोगों के पास होनी चाहिए इस क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित में। ठीक है भाई संगीता सैनी। तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो निर्धनता कानून आया था, ये कानून 1601 में लाया गया था। 1601 में एक बात आप लोग ध्यान रखना, आप सभी लोग, कि जो यूके में था, ये यूके की बात हो रही है, तो यूके में सबसे पहले जो कानून लाया गया था, वो लाया गया था 1536 में। 1536 में सबसे पहले कानून बनाया गया था निर्धनों की सहायता करने के लिए। और बेसिकली ये जो काम करता था कार्य योजना को बनाने के लिए, तो मतलब कार्य की प्लानिंग करने के लिए काम किया जाता था इसमें। लेकिन बाद में जब आया 1601 एलिजाबेथन पुअर लॉ ने, तो इसमें ज़रूरतमंदों को क्या कर दिया, सेवाओं से प्रोवाइड के संबंध में बात किया। तो 3 व्यक्ति होते हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित। तो 1601 में आपका पहला याद रखना है अक्षम निर्धन। किसको याद रखेंगे? अक्षम निर्धन को स्वैच्छिक जो भिक्षुक गृहों में सामंजित करता है, उसको आपको याद रखना। पहला वो अक्षम निर्धन होगा, और दूसरा आपको याद रखना होगा शारीरिक रूप से सक्षम निर्धन को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ये आपका दूसरा कार्य हो जाएगा। और तीसरा जो होगा आपका, वो होगा शारीरिक रूप से सक्षम निर्धन, या आप उसमें भगौड़े सुधार गृह से जो है दंडित करना। इनके संबंध में बात की गई थी, 3 थे ये। तो तीनों के बारे में आप लोगों को भली भांति तरीके से समझना है इनके बारे में, है ना। तो ये था। फिर आगे अगर हम बात करें तो 1601 में बेसिकली ये समुदाय से समुदायों में जो आश्रित व्यक्ति थे, उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम किया गया था। 1601 में किस पर? सामुदायिक आश्रित व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये कानून लाया गया था। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मित्रवत। अच्छा, इसको बोला जाता है फ्रेंड विजिटर बोला जाता है, फ्रेंडली विजिटर बोला जाता है ना। तो आप जरा मुझे बताइए, फ्रेंडली विजिटर जो होगा वो क्या है, बताइए। ऑप्शन ए आ रहा है भाई यहाँ पर, आप लोग कमेंट करिए, मुझे ज़रा बताइए कि ये किससे है। देखो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया कि मैंने कुछ ऐसा शब्द बोला नहीं है आप लोगों से, हाँ अंजलि जी, कि एलिजाबेथन पुअर लॉ जो है इसमें जो है फ्रेंडली विजिटर से संबंधित होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये तो तय है कि ऑप्शन बी नहीं होगा, ये सिर्फ इसके बारे में आपको मैंने बता चुका हूँ। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है तो लंदन, सॉरी यूएस लिखा हुआ है। तो यूएस का मतलब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, 1877 की बात हो रही है। 1877 बुफेलो के अंतर्गत अगर मैं आपसे चर्चा करूं, और आप लोग जानते भी हैं 1877 में जो COS था, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, ये गेसेलमेंट के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? ये गेसेलमेंट के द्वारा ये दिया गया है, इसके माध्यम से इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये सॉरी गेसेलमेंट आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए, ये यहाँ पर आ जाए लंदन में। गेसेलमेंट आप याद रखिएगा लंदन में आ जाएंगे भाई। ठीक है,
यहाँ पर यूएसए की बात हो रही है तो यहाँ पर गुर्टीन का नाम आता है, सॉरी ये नहीं होगा, गुर्टीन का नाम होगा। क्या नाम होगा? गुर्टीन का नाम होगा यहाँ पर, ठीक है भाई, गुर्टीन का नाम होगा। इन्हीं को ये श्रेय जाता है, ये क्योंकि महिला हैं, ठीक है, इन्हीं को श्रेय जाता है ये बात, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है आप लोगों को। अमेरिका में अगर एक बात और बताऊं तो 1877 में जो है सेंट जॉन एम्बुलेंस के द्वारा एक एसोसिएशन का भी गठन किया गया था। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जरा मुझे बताइए कि सेंट जॉन एम्बुलेंस जो है एसोसिएशन अमेरिका में स्थापित की गई है और वो कब की गई है, तो आप कहना कि 1877 में ही उसका गठन हुआ था। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से TISS के बारे में, टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस के बारे में, और यहाँ पर मैं आपको नाम बताता हूँ JRD करके नाम, और आप लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, JRD टाटा, ठीक है भाई, जहाँ पर जहांगीर रत्न जी दादा भोय टाटा नाम आता है इनका, और ये इसके संस्थापक हैं, ठीक है, TISS के। और ये निर्देशक के रूप में अगर नाम पूछेगा तो पहला निर्देशक कौन थे? डॉक्टर मंसर्ट थे। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। बस इतनी बातें अगर क्लियर है तो आप समझ लीजिए बेसिक हिस्ट्री आपको आती है, ठीक है भाई। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा, इसका करेक्ट जवाब जो होगा, फ्रेंडली विजिटर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी USA वाला ही सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई, बुफेलो की। हाँ, बहुत बढ़िया। तो 2-3 फैक्ट बताया हूँ, ये भी प्रश्न अपने आप में बनाते हैं एग्जाम में, ठीक है भाई। और एक प्रश्न देखिए ये कि सामाजिक व्यवस्था का वर्गीकरण, जहाँ पर एक दिया हुआ है यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था और जो दूसरा दिया हुआ है जैव सामाजिक व्यवस्था, किसने पेश की है? मतलब एक है यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था, दूसरा जो है जैव सामाजिक व्यवस्था। और ये मैंने थ्योरी में करवाया है, ये मैंने आप लोगों को थ्योरी में, और इसकी PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है, ठीक है, इसके बारे में। तो आप जरा मुझे बताइए, जरा सामाजिक व्यवस्था का वर्गीकरण किस विद्वान ने किया है, बताइए। इस्माइल दुर्खिम के नाम सुना है आप लोगों ने? इस्माइल दुर्खिम की फेमस कुछ बातें हैं, लाइक जैसे अगर मैं आपसे बात करूं इसकी कुछ किताबों के बारे में, तो ये फेमस पर्सन अगर आपको बात करें, द डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए सभी के लोगों को, कि इन सोसाइटी करके 1893 में इसकी किताब आई थी। ये बहुत फेमस है इस्माइल दुर्खिम की, नाम भी किताब का आप लिख लिया करें कॉपी पर। एक किताब इसकी और थी, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड करके देता था, इसकी किताब ये भी थी, ठीक है, सोशियोलॉजी मेथड करके, तो 1895 में लाई गई थी इसकी किताब। एक किताब का नाम आप भली भांति तरीके से जानते होंगे और आप सबको पता है, सुसाइड। क्या नाम उसका पता है? सुसाइड, और जिसको बोलते हैं आत्महत्या। तो इसके बारे में 1897 में जिक्र किया है इसने, ठीक है। और द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स की बात करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे श्रम विभाजन की बात हो, धर्म की बात हो, तो इसमें भी इसका जो है थोड़ी सी भूमिका आती है। तो उसके आधार पे इसने एक किताब लिख दी थी, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ करके लिखा था 1912 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो मैंने यहाँ से देखो 3-4 तो किताब बता दिया, प्लस में उसके कुछ कॉन्सेप्ट भी बता दिया आप लोगों को, है ना। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली जो इस्माइल दुर्खिम है, ये सामाजिक तथ्यों को विश्लेषण करने में बड़ा माहिर बंदा था, ये बहुत ही फेमस बंदा है ये, ठीक है। तो तक सामाजिक जो भी फैक्ट मिलते हैं उसको विश्लेषण कर देता है ये। तो वो विश्लेषण करने की इसने कुछ स्टेप बताए थे। लाइक अगर मैं आपसे बात करूं तो पूछ लेता है एग्जाम में कि वाह्यपन, ठीक है, आपसे पूछ लेगा आंतरिक, ठीक है, आपसे पूछ लेगा सार्वभौमिक, ठीक है, आपसे पूछ लेगा वस्तुनिष्ठता। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में ये कि बताइए जरा सामाजिक व्यवस्था के रूप में दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण किन में से नहीं किया है। तो आपसे दे देगा ऑप्शन में व्यक्तिनिष्ठ, तो व्यक्तिनिष्ठ नहीं होगा, बाह्य होगा, आंतरिक होगा, सार्वभौमिक होगा और आपका वस्तुनिष्ठ होगा। तो ये आप 4 बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही फायदे वाला टॉपिक है,
ठीक है। दुर्खिम की बात करूँ तो दुर्खिम कहता है कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति। अब आपको सोच रहे होंगे कि सर एक बार कहते हो मेलिनोवस्की के बारे में, एक बार कहते हो उनके बारे में, तो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। मेलिनोवस्की का स्टेटमेंट जो है आवश्यकताओं की पूर्ति को लेकर, वहाँ पर इसने बात किया था कि व्यक्ति की 7 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उसके बारे में बात किया था मेलिनोवस्की ने। परंतु दुर्खिम की बात करूँ तो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जो होती है वो गतिविधियों से होती है, मतलब कोई क्रियाविधि करेगा तो उस तरीके से उसकी तथ्यों की पूर्ति हो जाएगी, ये इस्माइल दुर्खिम कहता था। तो अंतर तो समझ में आ गया होगा कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जो करता है वो गतिविधि से दुर्खिम करता है, ठीक है। क्योंकि प्रकारवाद को रिलेट करते हुए उसने बताया, और प्रकारवाद जानते हैं किससे रिलेट कराया था, ये स्पेंसर का रिलेट हुआ था। प्रकारवाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो वो रिलेट करवा दिया किससे, स्पेंसर से, और स्पेंसर ने बताया था सावयवाद करके बताया था। आप इसे नोट कर लीजिए, साव यव, ठीक है, यह वाद करके आया था, और यह वाद जो है ये स्पेंसर का वाद था, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिए, इससे बड़ा प्रभावित हुआ था ये, ठीक है भाई। ये चीज़ तो आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं पी सोरिकन के बारे में। तो इसने बात किया था, मैंने आप लोगों को बताया भी है और चर्चा भी किया है। कल्चर करके एक किताब है, जानते हैं आप लोग उसकी किताब का नाम सोरोकिन की? बताइए जरा, उसकी किताब का नाम पता है? सोशल एंड कल्चर करके किताब जो लिखी है सोरोकिन की है भाई। मैकाइबर ने क्या बोला है, मैकाइबर एंड पेज के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे संघर्ष के बारे में इसने कहा कि एक क्रॉस है, ये संघर्ष एक क्रॉस है। और क्रॉस का मतलब ये था इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मतलब संघर्ष जो होता है एक प्रत्यक्ष रूप से भी होता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो अगर कौन बता रहा है आपसे संघर्ष एक प्रत्यक्ष होता है एक अप्रत्यक्ष होता है, और क्रॉस सेक्शनल के रूप में कौन बता रहा है, तो मैकाइबर। इसका कहना ये था कि संघर्ष वो सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समूह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो अपने अंदर जो विरोध का भाव उत्पन्न हुआ है, जो हिंसा का भाव उत्पन्न हुआ है, उस हिंसा को यह जो जिक्र करता है मैकाइबर पेज संघर्ष में करता है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि संघर्ष का मैकाइबर पेज ने दिया है, लेकिन मैकाइबर पेज ने कहा है एक प्रकार से ये कि व्यक्ति के अंदर जो समूह और व्यक्ति में जो उद्देश्य प्राप्त करना होता है तो विरोधी हिंसा के रूप में करना होता है, वो बात इसने कहा है मैकाइबर ने, ठीक है। टी पार्सन का नाम आपको पता होना चाहिए, टी पार्सन टालकाट पार्सन्स है, और ये जो है दुर्खिम की तरह ही विश्लेषणवाद भी करता है, दुर्खिम की तरह ही। तो आप ध्यान रखें, सामाजिक व्यवस्था में प्रकारवाद को इसने बोला था कि एक जो होगा आपका जैव सामाजिक व्यवस्था होगा, और एक आपका होगा यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था होगा, ठीक है। तो इसने 2 टाइप बताए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। नाम बहुत आते हैं, मार्क्स का संघर्षवाद का सिद्धांत दिया है, आपको पता है। उसी सिद्धांत को जो है आपने कोजर का भी सिद्धांत पढ़ा होगा, आपने जो है डेहरेन डॉर्फ करके एक आता है, विद्वान है उसका नाम, उसका भी एक सिद्धांत आता है, संघर्ष में ही सिद्धांत आता है, ठीक है। एक कॉलिंस का भी सिद्धांत आता है, तो ये संघर्ष में आता है, मतलब उसके सिद्धांतों को उसने क्या किया, आलोचना वगैरह की। बट सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने, यही आपको उसके पिता कहे जाते हैं। वो संघर्ष के पिता कौन है, तो आप तुरंत कहेंगे जो है कार्ल मार्क्स को लगाएंगे, ठीक है भाई। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, एक बार बता दीजिए। और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क, टी पार्सन्स हो जाएगा। बता दीजिए एक बार, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ भाई बताइए। हाँ, आवाज़ वगैरह नहीं जा रही है? हो गया सर। हो गया, ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात है। देखो, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव निषेध के मौलिक अधिकारों के किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? जैसे देखो आप लोग, जब मैं फैक्ट बोलूँ तो उसको लिखा करो कॉपी पर, जहाँ डाउट आए आपने लिख लिया तो आप पूछ लो कि सर ये डाउट हुआ रहा, ठीक है, तो आपको मैं बता दूंगा ये सारी चीज़ें। तो धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव निषेध है मौलिक अधिकार के निम्नलिखित में से जो है अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ये प्रश्न अच्छा है, और मैंने आप लोगों को ट्रिक से भी बताया है इसके बारे में, है ना। ट्रिक आप लोगों के लिए मैंने ये बताया था कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो ट्रिक क्या था, मेरी ट्रिक ये थी आप लोगों के लिए कि समस्त, याद रखना, शोध संस्कृति, है ना, के उपचार के लिए शोध किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं भाई? शोध किए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए।
तो 7 से हो जाएगा समता का अधिकार, आपको बताया था। जो यहाँ पे ये लिखा हुआ आधा सा होता शस्त्र, इसका मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार, और यहाँ पे जो सो लिखा हुआ है मतलब शोषण के विरुद्ध का अधिकार। धा से धार्मिक जो संस्कृति है या संस्कृति व शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। और उपचार करने की जो बात की जा रही थी, मैं आपसे कह रहा था, तो उपचार से हो जाएगा संवैधानिक उपचार। तो ये आपके 6 जो हैं मौलिक अधिकार है। भाग 3 में कहाँ से लिया गया है, कौन बताएगा? भाग 3 में है ये, और कहाँ से लिया गया है ये बताइए मुझे आप लोग। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है भाग 3 को? शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। यूएसए से लिया गया है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है भाई। 44वां संविधान संशोधन 1978। अगर आपको लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें आपको फिर पता है, तो मैं डायरेक्ट सीधा आंसर पे ही चलता हूँ। ठीक है भाई, ज़्यादा डिस्कस करने से कोई फ़ायदा भी नहीं मुझे, कि मेरी एनर्जी लॉस होगी फिर, तो इससे अच्छा है ना आप लोग सीधा आंसर सुनते चलिए, और यहाँ से भी फास्ट भी होगा, एक दिन में एक क्वेश्चन आपका क्लियर भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो याद रखें आप लोग, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव को जो निषेध का होता है वह आपका कहलाता क्या है, तो आपका समता का अधिकार कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिए मैं आप ही के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है भाई, जैसा आप चाहते हैं। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लैंगिक असमानता। ठीक है, तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो या चाहे आपका ओडिपस ग्रंथि हो, ये दोनों के दोनों ऑप्शन नंबर सी में आ जाएंगे। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा। सामाजिक स्त्रीकरण वाला छूट गया सर, इससे पहले एक क्वेश्चन। जी क्या कह रहे हैं? एक क्वेश्चन छूट गया? छूट गया है सर। ओके 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 सॉरी। चलिए एक क्वेश्चन छूट गया है, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए सामाजिक स्त्रीकरण का जो अर्थ होता है, सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ होता है सामाजिकरण नहीं, और ना ही सामाजिक परिवर्तन, ना ही श्रम विभाजन। श्रम विभाजन के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूँ तो आपको पता है भली भांति तरीके से, अभी मैंने बताया है दुर्खिम का नाम आता है, आगबर्न का नाम आता है 1922 में। ठीक है भाई, सामाजिक अच्छा व्याख्या तो करनी ही नहीं, क्योंकि आपका कोई फायदा ही नहीं है व्याख्या करना, तो इसलिए आप इसको सुनते चलिए। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क। जन्म और सामाजिक स्तर के आधार पर लोगों का विभाजन, सामाजिक स्तरीकरण का ये मीनिंग बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई। सर व्याख्या कर दो सर। भाई आप लोग बोलते भी नहीं हो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आप लोग अगर बोलें या कुछ चीज़ रिस्पॉन्स करें तो फिर तो बेटर भी होता है कि भाई अगले बंदे को चलो इतना ठीक है बोल रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है, इतने सारे डेटा बता रहा है, तो आप उसको बताना चाहिए ना। बोलते भी नहीं, ऐसे जैसे बोलने में वो लग रहा है पैसे लग रहे हो, ऐसा भी लग रहा है आप सर अब लोगों को। बोल देंगे सर, आप व्याख्या कर दो। चलो फिर बताओ। देखो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की ग्रांथि के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रा, देखो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी होगी कि जो सिगमंड फ्रायड है, सिगमंड फ्रायड का जो है बहुत ही फेमस है, इसकी मूल प्रवृत्ति है। तो मूल प्रवृत्ति में आपको ध्यान रखना, एग्जाम में वो भी प्रश्न आता है, और प्लस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है। तो ये फ्रायड ने कुल टोटल 5 अवस्था बताई थी, पहली बात तो ये ध्यान रखनी होगी। और इन 5 अवस्था के बारे में अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो आप लोगों को भली भांति तरीके से पता भी होना चाहिए। और मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि एक मुखावस्था होती है, फिर गुदावस्था होती है, फिर उसके बाद आपकी लैंगिक अवस्था होती है, फिर सुसुप्तावस्था होती है, फिर जननी अवस्था होती है। तो इस तरीके से 5 अवस्थाएं होती हैं उसकी सिगमंड फ्रायड के। सिगमंड फ्रायड ने बेसिकली टोटम एंड ट्यूब करके एक किताब भी लिखा था। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, टोटम एंड ट्यूब जो थी, ट्यूब का मतलब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो ट्यूब ही इस तरीके से ट्रेव भी करके लिखा मिलेगा, या तो आपको ट्यूब भी करके लिखा मिलेगा। ठीक है, तो दोनों बात सिमिलर है। और ये टोटम के बारे में जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये सिगमंड फ्रायड की ही एक प्रकार से मूल प्रवृत्तियों को रिलेट करता था, मूल प्रवृत्तियों का। तो इसकी किताब पे नाम रखा गया है टोटम करके। ठीक है, तो आप टोटम जनजाति ना समझ ले कि अरुणा की जनजाति जो दुर्खिम ने किया था भाई ऑस्ट्रेलिया में जाके, वो आप ना सोचे इसको। टोटम यहाँ पर इसने किसको रिलेट करवाया है? मूल प्रवृत्तियों को रिलेट करवाया, याद रखिएगा। इसकी किताब का नाम एक और था, ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिटिकल करके था। उसमें इसने ईगो, ईद और सुपर ईगो के बारे में जिक्र किया था। एक बात ये आपको ध्यान रखनी होगी, जब इसकी मूल अगर मैं बात करूं, चाहे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो चाहे ओडिपस कॉम्प्लेक्स हो, और इलेक्ट्रा आपको ध्यान रखनी है कि फीमेल में पाई जाती है, और ओडिपस जो आपको ध्यान रखना है वो मेल में पाई जाती है। और ये दोनों के दोनों जो ग्रंथि आपको लैंगिक अवस्था में देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा।
इसके संबंध में अगर मैं आपसे बात करूं तो विभिन्न प्रकार के क्रियाविधियों में भी ये जाना जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बताऊं तो जैसे रक्षा युक्ति के बारे में, तो इसकी जो है कुल टोटल लगभग 14 से ज़्यादा है रक्षा युक्तियाँ। कुछ फेमस है जैसे प्रतिगमन है, दमन है, उदात्तीकरण है, ठीक है। ये भी आपको रक्षा युक्तियाँ भी ध्यान रखनी होंगी थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मृत्यु अथवा आक्रमण जो शील प्रवृत्ति थी वो किसने बोला? तो अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डी आंसर होगा लिबिडो। लिबिडो नहीं, लिबिडो आपका यहाँ पे गलत। हाँ थैनाटोस होगा ना? हाँ थैनाटोस होगा। लिबिडो आपका गलत जवाब है। और देखो ट्यूब तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्यूब के बारे में उसने तो बताया तो है वहाँ पर, लेकिन उसने अलग अलग चीज़ों को लेकर बताया था, परंतु इसने दैनिक क्रियाविधि को नहीं जोड़ा था। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मोल प्रवृत्ति में बेसिकली इसकी दो ही है, एक नाम है इरोज, एक का नाम है इरोज। अब मैं आपको बताता हूँ इरोज क्या होता है। तो इरोज तो दिया नहीं है यहाँ पर, बट इरोज के स्थान पे इसने ट्यूब को मेंशन कर रखा है। तो ध्यान से सुनिएगा, इरोज जैसे व्यक्ति अपने दैनिक क्रिया में, जैसे आप अपने दैनिक क्रिया में जो भी नित्य क्रियाएं करेंगे वह जीवन की मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा। जैसे आप पढ़ रहे हो, इस समय लिख रहे हो, सोओगे, खाना खाओगे, इत्यादि क्रियाएं जो आती हैं वो इरोज में आती हैं। ये व्यक्ति जब करता है तो उसको सिगमंड फ्रायड कह दिया कि ये इरोज है भाई। अब थेनाटोस का था। अच्छा देखो लिबिडो क्या होता है कि एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो लिबिडो क्या होता है भाई, कोई बता सकता है मुझे लिबिडो क्या होता है? अपनी बताइए लिबिडो क्या होता है? लिबिडो काम वासना से संबंधित जी। लिबिडो एक प्रकार से काम वासना से संबंधित है, ये आपका लिबिडो होता है, ठीक है, उसने बताया था। और हाँ इच्छा से, हाँ वेरी गुड, इच्छा से तीव्र, मतलब जो भी इच्छाएं तीव्र हो उस क्रियाविधि से लिबिडो को जोड़ा गया था। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे थेनाटोस के बारे में, तो थेनाटोस एक प्रकार से जो मूल प्रवृत्ति है इसमें व्यवहारों को शामिल किया जाता है। व्यवहार तो इन्वॉल्व हैं, प्लस मनुष्य के लिए वो हानिकारक हो सकते हैं। वो व्यवहार जो है मनुष्य के लिए वो हानिकारक हो सकता है। ऐसे में वो व्यक्ति आक्रामक व्यवहार कर सकता है। जैसे में वह व्यक्ति चिंता है तो जो चिंता है वो भी एक प्रकार से थेनाटोस का पार्ट बनेगा। जैसे वह एक दुखद क्रिया है कि भाई व्यक्ति जब वो चिंतित है तो वह वातावरण में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाता है, तो वो चिंतित है, तो वो थेनाटोस के अंतर्गत आएगा। फिर उसने कहा कि भाई एक वास्तविक चिंता भी होती है जो थेनाटोस में आएगी। उसने कहा भाई फिर क्या होगा वास्तविक चिंता? वास्तविक चिंता का मतलब ये था कि जो बाह्य कारणों से होता है, जो बाह्य कारण होते, जैसे मान लीजिए बाह्य कारण भूकंप आ गया है, ठीक है, आग लग गई है कहीं पर, तूफान आ गया है, और या तो मान लीजिए कोई उसके अंदर डर बैठा है, ठीक है, इस तरीके की क्रियाविधि को उसने कहा कि ये वास्तविक चिंता है, तो ये भी थेनाटोस के अंतर्गत है। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति आक्रामक व्यवहार कर सकता है, ठीक है, आक्रमणशील प्रवृत्ति उसके अंतर्गत आ सकती है। एक उसने बताया तांत्रिक तापी चिंता, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी एक पार्ट माना जाता है। तांत्रिक जो है एक प्रकार से जो तंत्रिका तापी चिंता होती है, व्यक्ति ये स्वयं के मानसिक विकार होता है। तो जो सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्ति का स्वयं का जो मानसिक विकार होता है वह आपका कहलाता है तांत्रिक तापी चिंता। एक आपका होता है नैतिक चिंता, और जो नैतिक चिंता होता है वो जब व्यक्ति को समाज में या समाज से क्षति होती है तो वो अपना आपा खो देता है, तो ऐसे में वो नैतिकता भी भूल जाता है, तो नैतिक चिंता। तो ये 4 टाइप के मैंने चिंता बताई है, और ये चारों टाइप की चिंता आप लोग ध्यान रखना, जो कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिए गया है। और सिगमंड फ्रायड ने थेनाटोस को बताया कि तभी थेनाटोस होता है। तो अगर इन 4 में से अगर कोई चीज़ मिल जाएगी तो आप लगा देना थेनाटोस को, ठीक है। तो इस तरीके की क्रियाविधि अगर होती है तो उस व्यक्ति में थेनाटोस होता है। तो ये सिगमंड फ्रायड का टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक, इसे आप ध्यान रखिएगा। थेनाटोस इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई वाला, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ले लीजिए। और ये सबसे सरल प्रश्न है और मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से भी बताया है। बताइए जरा इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? सर बी फॉर बॉम्बे। ओके, देखो यहाँ अगर अपने को किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति में रख लेता है
तो बहुत बढ़िया जवाब दे दिया आपने, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट जवाब होगा। मैं आपको बता दूं, अगर अभी मैं आप लोगों को इस सारे प्रश्नों का आंसर की भी दे रहा हूं इस पीडीएफ में, नीचे आंसर की भी मिलेगा, वहाँ पर आपको दुर्संवेदन मिलेगा। तो दुर्संवेदन जब मिलेगा तो आप उसको गलत कर देना, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इसमें मैंने देखे हैं गलत हैं, परंतु यहाँ पर इसका सही जवाब जो होगा कि अपने को किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति में रखने और उसकी भावनाओं और संवेदनाओं को समझने की क्षमता को हमने कई बार लास्ट टाइम में लगाया भी है, और आयोग ने भी ये माना है, ये बात सत्य है 110%, और यह कहलाएगा आपका परानुभूति कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे वाला, ठीक है भाई। तो याद रखना, ये बेसिकली संवेदना से रिलेटेड है, हमदर्दी वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रश्न का आंसर आपको गलत मिलेगा इसमें भी। तो आप बताइए जरा, गोपनीयता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया। देखो पर्टिकुलर इसने नाम पूछ लिया है, ठीक है भाई, पर्टिकुलर इसने नाम पूछ लिया है। तो ये व्यक्तिकरण का हैमिल्टन ने दिया है सर, केस हैमिल्टन ने दिया है। केस वर्क का सिद्धांत है, ये केस वर्क का सिद्धांत है। हैमिल्टन का तो नाम आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस सोशल केस वर्क के बारे में बोला है, और थ्योरी ऑफ सोशल केस वर्क के बारे में बताया भी है गार्टन हैमिल्टन ने, ठीक है। इसके बारे में तो आपको भली भांति तरीके से पता होना चाहिए। अगर इसका कुछ ऐसा होता तो मैं आप लोगों को बार बार बोलता, हैमिल्टन की जगह भाई गोपनीयता का भी सिद्धांत दिया, मैं आपसे बोलता। मैंने आप लोगों से कभी इस तरीके के बारे में बोला भी नहीं है, तो इसलिए इसको तो ना ही लगाओ तो बेटर माना जाएगा आपका, ठीक है भाई। सर बेसिक होगा ना इस पर। हाँ, अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे अगर केसवर्क का सिद्धांत अगर आप पढ़ेंगे तो बीस्टिक के द्वारा जो 1957 में दिया गया था, जिस समय उस समय क्या नाम था, एक पार्लियामेंट ने भी समस्या समाधान के बारे में कुछ बातों पर जिक्र भी किया था, समस्या समाधान के बारे में। परंतु आपको वहाँ पर देखेंगे तो पार्लियामेंट का नाम आएगा, परंतु पार्लियामेंट का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ पर नाम होना चाहिए बीस्टिक का नाम, तो बीस्टिक का नाम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है भाई। पार्लियामेंट तो समस्या समाधान में आते हैं। बेकर का नाम आपने सुना भी होगा, एडियम एम बेथम, बेकर सॉरी का तो स्वीकृति का सिद्धांत भी होगा ना जी। बेसिक का तो स्वीकृति का सिद्धांत, स्वीकृति का सिद्धांत। द्विकृति का मतलब नहीं समझा मैं, व्यक्तिकरण का सिद्धांत नहीं, व्यक्तिकरण का सिद्धांत नो 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 नो, रेनाल्ड बर्था, रेनाल्ड, बहुत बढ़िया भाई। देखो इस तरीके से इन्होंने पूछा, बहुत बढ़िया प्रियंका गौतम। तो रेनाल्ड बर्था, ठीक है भाई, स्वीकृति रेनाल्ड बर्था ने दिया, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं एडम के बारे में, तो देखो एडम जो है इनका नाम है एडम एम बेकर, और इसने इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर को लेकर फेलोशिप में इन्होंने एक सोशल केस वर्क को लेकर स्कूल की स्थापना की थी। तो केस वर्क को लेकर स्कूल में स्थापना करने वाले बंदा जो था वो, उसका नाम है एडम एम बेकर। ऑप्शन में आएगा लेकिन सत्य कभी नहीं होगा ये बेकर का, ठीक है, आप इसे ध्यान रखें। एक प्रश्न आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, और ये है सतत व्यक्तिकरण का सिद्धांत। अगर आपको व्यक्तिकरण का सिद्धांत मालूम होगा तो आप कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्या सामाजिक व्यक्तिकार्य का सिद्धांत है ये, क्या ये सामाजिक समूह कार्य का सिद्धांत है, क्या यह सामुदायिक संगठन का, या क्या सभी का है ये सिद्धांत, बताइए। आयोग ने डी नहीं माना है, मैंने एक ऑप्शन को हटा दिया है। ए होगा। अच्छा ए होगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं वो गलत जवाब दे रहे हैं। तो मैं अब आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, डी तो तन्वी मैडम बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए इसको आप भूल जाइए डी वाले को, ठीक है भाई। देखो कॉमन सिद्धांत है, कॉमन सिद्धांत नहीं पूछा, इसमें डायरेक्टली नाम दे दिया प्रत्यक्ष रूप से कि आप बताइए जरा भाई कंटिन्यूअस या सतत सिद्धांत होता है कौन सा है। मैं आपको लिखवा देता हूँ, कॉपी पर लिख लीजिए आप लोग, और उसी सिद्धांत को अगर याद है तो अगर सिद्धांत से प्रश्न बनेगा तो आप एग्जाम में आसानी से कर लेंगे। लिख लीजिए कॉपी पर और डालिए सबसे पहले HB ट्रेकर का नाम, HB ट्रेकर का नाम ऑब्लिक करके लिखिए आप लोग, ऑब्लिक करके उसके नाम के साथ आप ये भी लिख लीजिए डगलस, डगलस
डगलस लिख लीजिए और उसके बाद आपको अब एक एक करके सिद्धांत लिखिए। नंबर 1 लिखिए नियोजित समूह कार्य का निर्माण में सिद्धांत, यह आपका हो जाएगा, नियोजित कर लीजिए, ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको। नंबर 2 आप कर लीजिए विशिष्ट उद्देश्य। आप लोगों ने एग्ज़ाम जो मैंने पेपर करवाया है आप लोगों से, मैंने कई बार आप लोगों से बोला भी है और मिलता भी है ऑप्शन में विशिष्ट सिद्धांत। तो विशिष्ट उद्देश्य जो हो जाएगा आपका ये सिद्धांत हो जाएगा। और ये है आपका किसका, ग्रुप वर्क का, याद भी रखेंगे आप। अगर मैं आपको बात करूँ तीसरे, तो तीसरा जो हो जाता है आपका उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता का सिद्धांत तीसरा हो जाएगा। नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आपका सतत सिद्धांत हो जाएगा। सतत आपका व्यक्तिकरण का सिद्धांत हो जाएगा। कभी कभी सतत की जगह लिख देता है निरंतरता या निरंतर लिख देता है, तो इसका मतलब दोनों एक ही होता है। अगर हम नंबर 5 की बात करें तो निर्देशित सिद्धांत होगा एक, ऐसे ये भी मिल जाएगा आपको, निर्देशित सिद्धांत मिल जाएगा। निर्देशित समूह बातचीत का सिद्धांत ऐसे होता है, आप बस कीवर्ड्स लिखते रहिए। नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है प्रजातांत्रिक भी आप कह सकते हो इसे, है ना, प्रजातांत्रिक भी कह सकते हो। तो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक समूह में आत्मनिर्णय का सिद्धांत भी आपका डगलस और ट्रेकर का भी है। और 7 नंबर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो लचीले कार्यात्मकता संगठन का सिद्धांत होगा। तो जब कभी लचीले कार्यात्मकता का मिले तो भी आप इसी को लगा देना कि ग्रुप वर्क का सिद्धांत है। 8वीं की अगर मैं बात करूं, प्रगतिशील कार्यक्रम का सिद्धांत हो जाएगा। एक हो जाएगा प्रगतिशील कार्यक्रम का सिद्धांत हो जाएगा। एक बात अगर मैं करूं आप लोगों से, तो संसाधन उपयोग का सिद्धांत हो जाएगा। किसका उपयोग का, संसाधन उपयोग का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट है 10 नंबर का मूल्यांकन का सिद्धांत। बस इतना चीज़ आप लोगों को अगर याद हो गया है तो यहाँ से आपको आसानी से 2 नंबर मिलने वाले हैं यूजीसी में इस बार, ठीक है। तो ये कुल टोटल थे आपके 10 सिद्धांत, इसे आप लोग खास कर ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट जवाब अब बताइए जरा मुझे, क्या बी होगा कि नहीं होगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ये इसका सिद्धांत ही है ऑलरेडी, है ना, बी फॉर बॉम्बे वाला, ठीक है भाई। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और ये कहता है कि सामाजिक समूह कार्य में परिवर्तन का प्रमुख उपकरण कौन सा? उपकरण का मतलब होता है टूल्स, उपकरण का मतलब होता है टूल्स। तो नेतृत्व विकास का नहीं होगा, ना ही मार्ग निर्देशित होगा, ना ही उपरोक्त में से कोई नहीं, इच्छा तो है ही नहीं, कट गया। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका वाला सही मान लिया जाएगा कि जो सामाजिक समूह कार्य में परिवर्तन का टूल्स माना जाता है, तो भाई संगीता सैनी यहाँ पे मार्ग निर्देशित में नहीं होगा। परिवर्तन का उपकरण अगर माना जाए तो संगठन को माना जाता है अहम भूमिका। तो संगठन एक प्रकार से ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए परिवर्तन के लिए तो एक टूल्स है वो, ठीक है। तो समूह में टूल्स, तो आप मार्गदर्शित भी करेंगे तो आप कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। तो कार्यक्रम का जो संगठन करना या संगठन की जो प्रक्रिया होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है, नेतृत्व का विकास भी इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे कार्यक्रम का संगठन में। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आप अगर कभी भी देना उपकरणों में तो कार्यक्रम का संगठन का देना, यही आपका सही माना जाएगा, ठीक है भाई। आप जब भी कभी प्राथमिकता देने की बात होगी तो आप उसी को चूज़ करना, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका वाला, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये आ गया है और क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सामुदायिक संगठन के प्रारूप और मॉडलों के रूप में स्थानीय विकास एक होना चाहिए, एक सामाजिक नियोजन होना चाहिए, एक सामाजिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये तीनों बात किस बंदे ने कहा है? मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, रोथमैन सभी लोग कह रहे हो, तो लेकिन आप अगर सभी लोग बोल रहे हो रोथमैन का तो नोट्स निकाल सकते हो और नोट्स निकाल के देख भी सकते हो। रोथमैन ने क्या बोला है कि आपका स्थानीय विकास के बारे में बोला है। ओके ठीक है भाई, फिर तो सही बता रहे हो, स्थानीय विकास के बारे में चर्चा किया है, प्लस में अगर बात किया जाए सामाजिक नियोजन के बारे में भी जिक्र किया है और सामुदायिक कार्यवाही के बारे में जिक्र किया है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। लेकिन जो मैं अभी आपको आंसर की दे रहा हूँ, मैं देखो भाई आंसर की में जो चीज़ें आई हुई हैं देख लीजिए, आप लोगों को बता देता हूँ वो गलत आई हुई हैं, इसलिए आपका इसका भी उत्तर जो है गलत मिल सकता है, ठीक है भाई। आप लोगों को इसका उत्तर भी गलत मिल सकता है, याद रखिएगा। रोथमैन करेक्ट जवाब हो जाएगा। मुर्रे जी रॉस का नाम अगर बात करूँ तो 1997 में आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। 1997 में एक इसने बोला था सामान्य रूपरेखा, दूसरा इसने बोला था विनिर्दिष्ट रूपरेखा, तीसरा इसने बोला था प्रक्रिया रूपरेखा।
कभी कभी सिद्दीकी जी का भी नाम आ जाता है, और सिद्दीकी जी का अगर नाम आता है तो प्रतिवेश विकास का मॉडल, और आपसे याद रखना है व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल, तीसरा आपको याद रखना है संरचनात्मक परिवर्तन का मॉडल। तो ये तीनों के तीनों नाम बहुत ही फेमस हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ना? चलिए, यस सर। शुद्धिमती, अच्छा अब यहाँ पे प्रश्न है शुद्धिमती करण को लेकर। तो शुद्धिमती करण को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और आपको मैं बता देता हूँ, आप लोग एक बेसिक चीज़ ध्यान रखिए, लोकप्रिय सामाजिक क्रिया का मॉडल। तो लोकप्रिय सामाजिक क्रिया का जो मैं मॉडल बता रहा हूँ, इस मॉडल में जो चैतन्य करण का मॉडल बताया गया, उस चैतन्य करण मॉडल को इसने एक तरीके से ठोस रूप में एक प्रकार से इसने प्रतिपादित किया था। और यह जो शुद्धिमती की कारण के बारे में जो यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, जो उसकी अवधारणाओं के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है, वो शिक्षा के माध्यम से बहुजन में जागृत होना। अमेरिका को हाँ, बहुजन में, शिक्षा के माध्यम से बहुजन में जागृत होना। तो इस तरीके की क्रियाविधि चैतन्यकरण की अवधारणाओं को जो विकसित करने वाला विद्वान है, उसका नाम है पाउलो फ्रेरे। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब। ठीक है भाई, और आपको बता दूं मार्टिन लूथर किंग के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। महात्मा, इनको जो है किस नाम की उपाधि दी गई है? महात्मा गांधी जी की भी उपाधि दी गई है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के, हाँ अमेरिका के, सॉरी, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। अमेरिका के पादरी बोला ना सर हाँ इनको। अमेरिका, अमेरिका के अमेरिका, महात्मा सॉरी 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 सॉरी, अमेरिका के पादरी हैं। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, अमेरिका के पादरी हैं। और इन्होंने जो है, इनके साथ भी वही घटना घटित हुई है जिस तरीके से महात्मा गांधी जी के साथ घटना घटित हुई थी। तो इन्होंने भी एक समाज सुधारक के रूप में आए थे, और विभिन्न क्रियाविधियों को लेकर इन्होंने सुधार किया था अमेरिका में। ठीक है भाई, सफ़ेद के लिए, मतलब जो गोरे लोग थे उनके लिए अलग मंदिर मस्जिद हुआ करता था, काले के लिए अलग मंदिर मस्जिद हुआ करता, इस तरीके की क्रियाविधि वहाँ पर हमें देखने को मिलती थी। तो ये मार्टिन लूथर वहाँ पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? जहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की बात होती है। सोशल चेंजेस में इनकी थोड़ी सी भूमिका देखने को मिलती है, लेकिन ये अमेरिका के इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे बेटर इनकी देखने की भूमिका मिल जाती है, और मैंने आप लोगों को करवाया भी इसके बारे में। नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो बिट्रो का नाम, बिट्रो के बारे में आप सब जानते भी हैं। 1984 में इस विद्वान ने अभिजातीवादी सामाजिक क्रिया और प्लस में लोकप्रिय सामाजिक क्रिया के बारे में चर्चा किया था। तो इसका नाम थोड़ा सा फेमस है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। एक नाम है सॉल एलेंस्की का, ये रणनीति में बड़ा फेमस है। और रणनीति, कौन सी रणनीति? तो ये रणनीति करता है किसकी रणनीति? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की रणनीति में। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की रणनीति में इसकी अहम भूमिका है। कुल टोटल इसने लगभग 8 रणनीतियों के बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न थोड़ा सा टफ है और करके मुझे बताओ। प्रश्न ये टफ है और करके बताओ। श्रृंखला का जो है मात्रा आरोही और अवरोही, मतलब एक तरफ या तो आप 1 2 3 4 5 6 7 10 लिख रहे हैं, या तो आप 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लिख रहे हैं। इस तरीके के क्रियाविधि हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यह क्रियाविधि एक आपका आरोही है, एक आपका अवरोही है। तो इस तरीके में जब व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य पद जो होता है उस मूल्य को हम क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे कि मानक विचलन कहेंगे? नहीं बहुलक, नहीं नहीं नहीं, बहुल दी हुई आकृति में जो सर्वाधिक तरीके से आता है उसको हम बोलते हैं बहुलक। ठीक है, दिए हुए नंबरों में। यहाँ पर आपको देखो, आयोग ने यहाँ पर जो पूछा है मध्य पद का, उस मध्य पद का मान क्या है? उस मध्य पद का मान क्या निकला है? उस मध्य जो पद का मान निकला है उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डिवीज़न कहेंगे, या उसे हम कहेंगे माध्यिका। तो माध्यिका तो एक चीज़ तो आपको भली भांति तरीके से पता है, जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि इनके बीच का जो नंबर आता है वो माध्यिका कहलाती है। बात तो ये आपको भली भांति तरीके से पता है, ये माध्यिका है, मिडिल नंबर में है। परंतु यहाँ पर माध्यिका ना पूछ के इसने पूछ लिया कि व्यवस्थित करने पर जो मध्य पद है, हमने माध्यिका निकाला नहीं है, हमने इसने पूछ लिया कि मध्य पद है वो है क्या? तो वो है स्टैंडर्ड डिवीज़न है। तो वो आपका स्टैंडर्ड डिवीज़न हो जाता है। तो स्टैंडर्ड डिवीज़न जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कारण इस तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखो, जब आप
स्टैंडर्ड डिवीज़न निकालते हैं तो इसमें आपको क्या करते हैं, कोई एक मान लेते हैं, कल्पित मान जिसको बोलते हैं, अज्यूम करते हैं नंबर को। उस नंबर को जब अज्यूम करते हैं तो उससे आप सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं, एक क्रिया विधि होती है। तो ऐसी कंडीशन पे जो मध्य पद होता है वो मध्य पद होता है। या तो आप मान लीजिए कंटिन्यूअस में लगा लेते हैं तो 10 से 20 करते हैं, 20 से 30 करते हैं, ऐसी भी कंडीशनों पर 30 से 40 करते हैं। तो इन दोनों के बीच को आप मतलब एक है ये उच्च मान है और ये निम्न है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे फिर हाफ कर देंगे। तो 10 और 30 को हाफ करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 15। तो ये जो 15 निकल के आया है ये मध्य पद निकल के आया है। तो ये मध्य पद जो निकल के आया है हमने उसका नाम दिया मानक विचलन। अगर हम माध्यिका के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ एक ही नंबर देता, या तो आरोही देता या तो आपको अवरोही देता, दोनों नहीं देता, फिर तो दोनों नहीं देता। परंतु इसने हालांकि अथवा भी लगाया है, तो आपको मैं बता दूं माध्यिका आपका अथवा में यूज नहीं की जाएगी, आपका मानक विचलन ही होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क वाला सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है भाई, मैंने देखा है सर यहाँ माध्य भी बता दीजिए। जी। माध्य तो केंद्र प्रवृत्ति का माप होता है, माध्य केंद्र प्रवृत्ति का माप होता है, और यह एक प्रकार के उसे हम औसत से बोल जानते हैं। जैसे हमने ये नंबर दे दिया तो इन नंबरों का हमें क्या करना है, संख्याओं का योग कर लेना है और बटे में जितनी संख्याएं दी हुई हैं उसका भाग कर देना है, तो वो आपका निकल के आ जाता है माध्य। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं ऐसे माध्य निकल के आता है। तो एवरेज जहाँ पे औसत की बात होती है वो निकालता है माध्य। एवरेज मतलब मीन होता है ये। ठीक है, बहुलक तो आपको पता ही होगा कि एक दी गई नंबर जो है समय जो सारणी है, संख्या सारणी, उसमें रिपीटिशन हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, उसको हम बोलते हैं बहुलक। ये आपको पता ही होगा अच्छी तरीके से। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई होगी आप लोग, मुझे जरा बताइए, क्लियर हुआ? चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे हम बात करते हैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 15 के लेते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर आपसे क्या बोलता है, कहता है कि सामाजिक शोध में समस्या क्या। अब मैंने आप लोगों को एक बार बोला भी था कि जब कभी क्या जैसे शब्द यूज आए तो आप क्या लगाओगे, क्या शब्द यूज होगा तो क्या लगाओगे, बोलिए क्या शब्द यूज होगा तो क्या लगाओगे? नहीं, आपको प्रयोगात्मक डिज़ाइन यूज करना होता है। अब यह ऐसा अनुसंधान होता है जहाँ पे कारण और प्रभाव के संबंधों के बारे में हमें बताता है। तो जब हमें कभी क्या की खोज करनी पड़े, कारणों के बारे में जानकारी लेनी पड़े या प्रभाव के संबंधों के बारे में जानकारी लेनी पड़े, तो ऐसी कंडीशन पर प्रयोगात्मक शोध कहलाता है और ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अन्वेषणात्मक डिज़ाइन। अन्वेषणात्मक का मतलब होता है एक प्रकार से समावेशी अनुसंधान, एक मतलब अन्वेषण का मतलब अनुसंधान या डिज़ाइन या अभिकल्प। तो ये बेसिकली अगर बात किया जाए तो छोटे एक लघु रूप में किया जाता है, छोटे पैमाने पर अध्ययन किया जाता है। ये आपका अन्वेषणात्मक डिज़ाइन छोटे पैमाने पर यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसमें दो स्थितियों के बारे में या दो स्थितियों से अधिक की घटनाओं के बारे में जब हम संबंध स्थापित करते हैं या संबंध स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं तो वह हमारा कहलाता है अन्वेषणात्मक। जब हम कारण के बारे में जानकारी रखें या हम कारण के साथ साथ प्रभाव के बारे में जानकारी रखें तो वो कहलाता है प्रयोग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तुलनात्मक का मतलब होता है एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं तो ये होता है कंपैरेटिव टाइप का। अब ये होगा क्या, ये तुलनात्मक क्या होगा, जहां पर निष्कर्ष के समय दो समूह की तुलना की जाए। जब निष्कर्ष निकाल रहे होते हो तो वहां पर दो समूह होते हैं, उन दोनों समूहों में तुलना करते हो तो वह आपका कहलाता है तुलनात्मक अध्ययन। और हमेशा याद रखना निष्कर्ष पर, किस पर, निष्कर्ष पर। ठीक है, आपका पहला जो हो जाएगा कारण को लेकर और प्रयास जानने की कोशिश, संबंध या प्रयास जानने की कोशिश कर रहे हैं आप, यहाँ पर प्रभाव को संबंधों के बारे में जानने की कोशिश करें, ये प्रयोग हो जाएगा। अन्वेषणात्मक लघु रूप है, छोटे पैमानों का अध्ययन होता है इसमें, यहाँ पर हम संबंध स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और तुलनात्मक में हम क्या कर रहे हैं, हम तुलनात्मक में निष्कर्ष के समय दो समूहों की तुलना कर रहे हैं, ये आपका। अब विवरणात्मक का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव, जैसे ही नाम से पता चल रहा है आप लोगों को, बताइए जरा क्या होता है ये, जहाँ पर हाँ जहाँ पर स्थितियों का वर्णन कर रहे हो आप, हाँ जहाँ आप स्थितियों का वर्णन कर रहे हो, तो जब आप स्थितियों का वर्णन करते हो तो वह विवरणात्मक होता है या वर्णनात्मक होता है, तो ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
क्लियर हो गया इतनी बात? बताइए, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? चलो फिर आगे बढ़ें। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे वाला सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16, देखो सामाजिक नीति का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सामाजिक नीति का जो स्रोत है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैं आपको बता देता हूँ, सामाजिक अनुसंधान विकास मंत्रालय ये आपका नहीं होगा। कारण क्यों? क्यों नहीं होगा? तो ये तो बेसिकली ये तो दूसरा है, ये तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई है? 25 सितंबर 1985। 85। हाँ। और भारतीय संविधान के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो भारतीय संविधान के बारे में याद रखना, 26 नवंबर 1950 1950 नहीं, 1949 होगा। 26 नवंबर 1949 होगा। 1949। हाँ, ये 49 होगा। ठीक है, ये 49 होगा। एक मिनट, इरेज भी नहीं हो रहा, ये हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1949 को ये अंगीकृत किया गया, एक प्रकार से ये लाया गया या इसको अपनाया गया। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये क्या हो गया? लागू हो गया था। तो ये बात भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे अगर हम बात करें, अच्छा यही सामाजिक नीति का स्रोत था इनमें से, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे वाला ही। ठीक है, यहाँ पर जो एनजीओ की बात हो रही है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। एक पूछा जाता है रोटरी करके, रोटरी इंटरनेशनल एनजीओ के बारे में। तो आप ध्यान रखिएगा, जो रोटरी इंटरनेशनल एक संस्था है, उस संस्था की स्थापना जो की गई थी वो 1905 में की गई थी। और ये जब आपसे पूछा है कि भाई इसका स्रोत को लेकर, तो इसकी स्थापना की जो एक प्रकार से अगर मैं बात बताऊं, तो जो उदय होने का, विकास का जो क्रम था इसका, 1083 से लेकर 1083 से चला था 1914 के बीच में। तो इसका जो है सही तरीके से 1914 लिखा हुआ है, 1914, तो 1914 तक के बीच में इसका विकास हुआ था अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद जब इसकी स्थापना हुई, धीरे धीरे और भी एनजीओ की स्थापना कर दी गई। तो उसके बाद 1860 करके एक समिति वो आई थी, पंजीकरण समिति आई थी, जिसको आप बोलते हो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या अधिनियम के नाम से जानते हो। तो ये 1860 में आई थी, 1860 में लाई गई थी। और आपको ध्यान रखना होगा, ये तो एक बात पता ही है आप लोगों को, दूसरी बात आपको ये भी पता होगा, भारतीय ट्रस्ट। तो भारतीय ट्रस्ट कब आया था? 1882 में आया था। कब आया था? 1882 में आया था। 1882 में आया था। और अगर मैं बात करूँ, एक सहकारी समिति होता है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता होता है, सहकारी समिति। तो सहकारी समिति जो होती है, आप इसे ध्यान रखिएगा, 1904 में लाई गई है, और यही क्वेश्चन में आता है। संयुक्त, इसके बाद जो है संयुक्त स्टॉक कंपनी अधिनियम आया, जिसको आप कंपनी अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और हालांकि हाल ही में इसको बोला जाता है अब 2013 करके, परंतु आप लोगों को अगर 2013 नहीं मिलेगा तो 1956 मिलेगा, और 1956 को आप करेक्ट कर देना वहाँ पर। ठीक है, तो ये 4 बातें हैं जो कि एनजीओ से संबंधित थी, जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डी उपरोक्त में से कोई नहीं कह रही हैं। 16 तन्वी जवाब दे रही हैं, भाई गलत जवाब है तन्वी जी, डी नहीं होगा, बी फॉर बॉम्बे होगा, है ना, बी फॉर बॉम्बे वाला करेक्ट हो जाएगा। सर वो बहुत पहले का आंसर है। अच्छा जी, ठीक है, चलिए, थोड़ा अपडेट भी कर दिया करो कोई लोग, मैं पढ़ लेता हूँ उसको ना, कभी कभी देख लेता हूँ कमेंट को भी। तो शाखा विस्तार करने की अगर बात किया जाए तो बताइए जरा, रेमिफिकेशन क्या होता है? रेमिफिकेशन क्या होता है? तो ये मूल्यांकन तकनीकी होता है शाखा विस्तार करने का। ठीक है भाई, तो मूल्यांकन की तकनीकी है, बस ये एक प्रकार से इसने कीवर्ड, एक वर्ड को पकड़ा है और उसको दे दिया इसने। ठीक है, तो मूल्यांकन की तकनीकी है। बी फॉर बॉम्बे करेक्ट इज द राइट आंसर इसका, बी फॉर बॉम्बे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखो मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जो निम्नलिखित में से कौन सा गृह किशोर न्याय, जिसको कहते हैं बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 में लाया? तो ये बात तो आपको पता है, लेकिन आपसे पूछा है इसमें 2000 का हिस्सा नहीं है, तो आपको हिस्सा नहीं है बताना है। जब कभी नहीं मिले तो वहाँ पर गोला करना, उसके बाद प्रश्न को पढ़ना।
तो अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए ध्यान से, एक तो आपने नाम सुना होगा विशेष गृह को लेकर। आपने जो विशेष गृह का नाम सुना है ना, वो विशेष गृह आपका पर्यवेक्षक गृह के ही तहत देखा जाता है। तो एक तो बात ये सत्य साबित हो गई आप लोगों को पता भी हो गया कि भाई यहाँ तो पर्यवेक्षक गृह है जो वो विशेष गृह के पॉइंट ऑफ व्यू में देखती, या तो मान लीजिए पर्यवेक्षक गृह मिल जाए या विशेष गृह मिल जाए तो आप उसको सही मान लेना। एक तो ये होता है। दूसरा आपका होता है संप्रेषण गृह होता है, संप्रेक्षण गृह होता है, संप्रेक्षण गृह होता है। तो एक तो ये भी होता है, और संप्रेक्षण गृह हो या सुरक्षात्मक गृह हो तो ये भी आपके होते हैं। तो ये तो पाए जाते हैं गृह किशोर न्याय बच्चों के संरक्षण के संबंध में, परंतु आश्रय गृह नहीं पाया जाता है। ठीक है भाई, आश्रय गृह नहीं पाया जाता। देखो यहाँ पे लिखा भी है ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विशेष गृह। तो विशेष गृह या स्पेशल होम, ठीक है, तो आप इसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन भी किया है। पर्यवेक्षक गृह भी हो वही को बोला जाता है, विशेष गृह को ही इसने नाम को चेंजेस किया, परिवर्तित किया है। ऑप्शन यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे वाला करेक्ट हो जाएगा, यही नहीं पाया गया है आश्रय गृह पे। तो ये 4 गृह हैं, आप याद रखिए। एक हो जाएगा पर्यवेक्षण गृह मिल जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए। दूसरा आपको संरचनात्मक गृह मिल जाएगा, तो ये भी याद होना चाहिए। तीसरा आपको संप्रेषण गृह मिल जाएगा, तो ये भी याद होना चाहिए। चौथा आपका विशेष गृह होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। तो ये 4 के 4 आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं 2000 के अनुसार, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से। चलिए बताइए, क्लियर हुआ? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं कि निम्नलिखित में से क्या अधिकार की घोषणा स्पष्ट करता है। मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जहाँ पर अधिकार आपको बताता है, जरा मुझे बताइए। जो नैतिक रूप से सामाजिक रूप से सही अवस्था न्यायपूर्ण होगा वो अधिकार की अवधारणा बताएगा। आप बोलो हाँ। आप बताइए, जो औचित्य और न्यायपूर्ण दावा होगा वो बताएगा आपसे कि ये अधिकार की अवधारणा स्पष्ट करता है। बोलिए। हाँ। कहोगे हाँ, ठीक है। कुछ अगर ऑप्शन सी की बात करूं, जो चीज़ मतलब वो चीज़ जिसे कानूनी रूप से या नैतिक रूप से मांगा जाए वह अधिकार की अवधारणा स्पष्ट करेगा। आप कहोगे हाँ। तो डी फॉर डेनमार्क, यहाँ पर अंजलि जी का भी, श्री राम का भी और पवन सिंह का भी सही जवाब आ रहा था भाई, ऑप्शन नंबर डी वाला। तो डी वाले को ही हम लोग टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य का लक्ष्य नहीं है। आपसे पूछा है लक्ष्य नहीं है, तो लक्ष्य नहीं है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। एक तो इसका लक्ष्य होता है भुखमरी, गरीबी समाप्त करना। मैंने अभी एक PDF आप लोगों को दिया है, उस PDF को भी आप लोग सीन कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है भाई, काम आएगा आप सबको। ठीक है, सतत विकास से संबंधित है वो। तो आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि जो है एक इसका है भुखमरी समाप्त करना, गरीबी को समाप्त करना, पहला हो जाएगा। तो कहीं मिला है भुखमरी? नहीं है, ठीक है। नंबर दूसरे पे आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे बात करूँ सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा देने की बात करता है, तो प्राथमिक शिक्षा एक प्रकार से सार्वत्रिक होता है, तो ये ऑप्शन में है, यानी ये होगा नहीं, पूछा है नहीं। एक आपका होता है लिंग समानुपाती की बात करता है, जहाँ पर महिलाओं को बढ़ावा देने की भी बात होती है, तो लिंग समानुपाती कहीं पर है? नहीं है। नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, शिशु मृत्यु दर होता है, तो शिशु मृत्यु दर है कहीं पर, बाल मृत्यु दर है, इसको कम करना, तो ये भी आपका, तो ये भी नहीं होगा इसमें से। एक आपका होता है मातृत्व स्वास्थ्य के देखरेख करने के संबंध में होता है, तो इस ऑप्शन में क्या है, मातृत्व देखरेख के संबंध में नहीं है, तो इसलिए इसे भी काट दीजिए। एक आपका होता है पर्यावरण सतत को लेकर, तो पर्यावरण धारणीय सुनिश्चित करता है, तो यानी एक तो ये भी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो बचा यहाँ पर ये बच गया, ऑप्शन नंबर डी यही नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य उन्नयन को लेकर है, लेकिन वो है HIV एड्स मलेरिया जैसे बीमारियों को लेकर है। मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करना ये इसका काम नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 21 कहता है आपसे कुछ व्यावसायिक कार्यों तथा गतिविधियों का निष्पादन हेतु अपेक्षित अनुज्ञापित अनुमोदन और अनुमति मंजूरी या स्वीकार के नाम से जाना जाता है। ये बात भाई सही है, मैंने कई बार अनुमोदन जैसे शब्दों को भी रिपीट करा है, आप लोगों से बोला है, स्वीकृति जैसे शब्दों को भी बोला है। व्यावसायिक कार्य की गतिविधियों में क्यों नहीं स्वीकार करोगे? ऑप्शन नंबर ए राइट या रॉन्ग बताइए मुझे। सही है, 110% सही है। हाँ, नेक्स्ट कहता है कारण, वह व्यक्ति जिसे समस्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति उसे समस्या है, तो व्यावसायिक का मतलब होता है पेशेवर, तो सामाजिक कार्यकर्ता से सहायता ले सकता है। तो आप जरा मुझे बताइए भाई, ऐसे कंडीशन पर
क्या वो व्यक्ति कोई अगर कोई मान लीजिए एक व्यक्ति को समस्या व्यवसाय के संबंध में है तो वो सामाजिक कार्यकर्ता से सहायता ले सकता है कि नहीं ले सकता है? अगर कोई व्यक्ति समस्या से ग्रसित है हाँ तो ले सकता है, राइट है ये। तो अब देखो लेने के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो उस कंडीशन में जैसा भी सेवार्थी है उसे वैसे ही हमें क्या कर लेना है, स्वीकार कर लेना है। तो यहाँ पर बताइए कथन आपका जो है वो व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी फॉर बॉम्बे वाला करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है भाई, बी फॉर बॉम्बे वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सरल प्रश्न था ये, आप कॉमन सेंस का भी प्रयोग करते तो भी लगा लेते, है ना। यहाँ तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं थी आप लोगों को, सारे के सारे लोगों का सही जवाब आ जाता, फिर वहाँ पर तो करेक्ट हो जाता, सही हो जाता। एक प्रश्न और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। भारत में शक्तिशाली पारिवारिक संबंधों की वजह से स्त्रियां जो हैं अपने परिवार के लिए त्याग कर रही हैं। देखिए भारत में जो शक्तिशाली पारिवारिक संबंध है उन संबंधों की वजह से स्त्रियां अपने परिवार के लिए त्याग कर रही हैं। क्या ये बात सही है या नहीं सही है बताइए। भारत में जो शक्तिशाली पारिवारिक संबंध हैं उसकी वजह से स्त्रियां अपने परिवार को त्याग करती हैं, हाँ या ना में? हाँ सर सही है। सही है ना, तो हाँ ठीक है। सर, हाँ तो सही ये बात। स्त्रियां के बाद सही हो जाती हैं भाई, तो आप सही मान लीजिए पुरुष लोग, ठीक है 110%। आगे मैं बात करता हूँ कि क्योंकि यह सामाजिक अनुबंधन की उपज है। अब बताइए एक प्रकार से ये क्या सामाजिक, यह सीख कर किया जाता है? ये तो गलत हो गया। अनुबंधन का मतलब होता है चिपका हुआ, एक प्रकार से सीखा हुआ क्रियाविधि। तो ये बताइए राइट या रॉन्ग? मतलब यह जो सर अनुबंधन का मतलब, अनुबंधन का मतलब होता है अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या? अनुबंधन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना सर इसका, क्या यह मतलब सामाजिक अनुबंधन की उपज है? एक प्रकार से यहाँ पे अनुबंधन का मतलब आप सोचें कि किसी क्रियाविधि के साथ वो चिपका हुआ है, उसके साथ कोई चीज़ चिपकी हुई है। चिपका होने का मतलब ये हुआ, मेरा कहने का मतलब जैसे अगर मैं कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, अनुबंधन का मतलब होता है एक प्रकार से किसी चीज़ का आपने दूसरी चीज़ों से अनुबंधित कर रहे हैं, एक प्रकार से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है भाई। इस तरीके की क्रिया मतलब चल रही है, तो ये एक सामाजिक अनुबंधन की उपज है, ये बताइए। हाँ सर सामाजिक अनुबंधन की उपज है ना। क्या उपज क्या हो सकती है सामाजिक हाँ अनुबंधन? सर, मतलब सर जैसे कि सामाजिक अनुबंध है, सामाजिक जो रिश्ते हैं, हाँ तो सर उनके अनुबंध के आधार पर ही तो ये होता है सर, ये कि महिलाएं वो नहीं कर पाती, देखो अनुबंधन अनुबंधन नहीं कर पाती। अनुबंधन का मतलब आप क्या सोच रहे हैं, आप ये मुझे बताइए एक बार, आप क्या सोच रहे हैं अनुबंधन का मतलब? मैंने जो बताया वो आप सोच नहीं रहे हैं। हाँ सर अनुबंध सोच रहा हूँ। अनुबंध देखना सर इसका थोड़ा सा और क्लियर होगा। नहीं, अनुबंध का मतलब जैसे आपने कहा कि सर मैं अनुबंध से अनुबंध ही सीख रहा हूँ, अनुबंध का मतलब एक प्रकार से क्या आप सीख रहे हैं कि वो चीज़ों से बंधा रहना, क्या आप उन चीज़ों से बंधे? हाँ सर बाउंडेशन है ना सर, ये समाज की ये बाउंडेशन है, तो इसके वे में ये राइट है, बंधन। इसकी व्याख्या भी सही हो रही है। नहीं 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 नहीं, यहाँ मैं आपसे ये बताऊंगा कि जो यहाँ पर चीज़ें आप बता रहे हैं तो ये अबंधन, एक प्रकार से अनुबंधन आपका ये करेक्ट नहीं होगा, ये गलत होगा, है ना। सर ये अनुबंधन सर जैसे अनुबंध करते हैं अपन किसी चीज का, कि समाज में कुछ चीजें जिनका फाउंडेशन होता है सर, ये फाउंडेशन ही तो है, फाउंडेशन की तो उपज है। क्या ये सामाजिक हाँ सर, अनुबंधन मतलब कि कोई चीज जुड़ी हुई है, तो यही तो है सर, इंग्लिश जो मतलब सोसाइटी से सब कुछ सामाजिक जुड़ा हुआ है, ताकि समाज हम से लोग जुड़ा, समाज की जुड़ी हुई एक उपज है ये, क्योंकि यह जुड़ी हुई उपज है, इसकी वजह से स्त्रियां क्या कर रही हैं, अपने परिवार को त्याग कर रही हैं, इसीलिए त्याग कर रही हैं नहीं, स्त्रियां, परिवार को त्याग नहीं कर रही सर, परिवार के लिए त्याग कर रही है। परिवार के लिए त्याग कर रही हैं। अच्छा, तो इसके लिए स्त्रियां अपने परिवार के लिए त्याग कर रही हैं कि समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं? और क्योंकि सर जो परिवार है सर वो सोसाइटी के दबाव में रहता है ना, क्योंकि चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन में इंग्लिश में भी देखते हैं और आप लोग इसको समझिए और बताइए मुझे क्या है इसका सही जवाब। देखो कंडीशनिंग लिखा हुआ है, कंडीशनिंग। हाँ सर, कंडीशनिंग होगा ना सर, होगा सर, फिर तो क्लियर है। सर क्लियर है सर, करेक्ट होगा सर, यही होगा इसका। अच्छा, कंडीशनिंग अभी भी आप, मैं कह रहा हूँ कि आप उसको रिलेट कर रहे हैं कि भाई कंडीशनिंग सामाजिक कंडीशनिंग की उपज है,
मतलब उत्पाद प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, मतलब एक समाज से उत्पादित हो रहा है ये क्या चीज़ें, कि भाई ऐसी हाँ चीज़ें सर जो बिल्कुल, उत्पादित हो अगर रही है। महिलाएं अगर अपना अच्छा। अगर महिलाएं त्याग करती है तो समाज में जो अनुबंध होते हैं, जो अनुबंधन होते हैं, उनके कारण ही महिलाएं त्याग करती है। अगर समाज का फाउंडेशन नहीं होगा तो महिलाएं फिर त्याग नहीं करेगी। मतलब फाउंडेशन है कहीं ना कहीं, तभी तो त्याग है। त्याग कर रही हैं, ओके। चलो भाई ठीक है, बिल्कुल। चलो ठीक है, ठीक है। इसका सही जवाब फिर आपका हो जाएगा ए और बी। और आप बताओ व्याख्या हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है सर। यस सर। व्याख्या भी हो रही है, तो फिर ठीक है। सर अब तो क्या हो रही है हाँ सर, ठीक, इसमें अच्छे से व्याख्या हो रही है। अच्छे से व्याख्या हो रही है, ठीक है फिर तो। जब अच्छे से व्याख्या हो रही है तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को ले लेते हैं। और यहाँ पर कहता है कि सामाजिकरण मानवीय समूहों की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो देखो, सामाजिकरण की मानवीय समूहों की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, ये बात सही है या सत्य है? ये बात सत्य है। सामाजिकरण की मानवीय सही है सर। समूहों के महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, मानदंड होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें प्रोसेस के अंतर्गत आ जाती हैं। आर कहता है कि जो आश्रितता का दीर्घ अवधि होने के बच्चे हैं, मतलब अवधि होने से बच्चे वह सब कुछ सीख लेते हैं जो कि उन्हें सीख लेने की ज़रूरत होती है। तो आप बताइए ज़रा, इसका करेक्ट जवाब होगा क्या? अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ, एक मिनट, यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ तो यह स्टेटमेंट जो है, आश्रितता की दीर्घ अवधि के लिए बच्चे सब कुछ सीख लेते हैं जो कि उन्हें सीख लेने की ज़रूरत है। बात सही है भाई, करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पे सामाजिकरण में भी ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। तो जब ये इन्वॉल्व होती है तो सामाजिकरण में यहाँ पर ये चीज़ें दीर्घ अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो ये मानवीय समूह को महत्वपूर्ण भूमिका, ये प्रोसेस है एक प्रकार का, और इसकी सही तरीके से इसकी व्याख्या भी हो रही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो सर जाएगा। दीर्घ मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है लॉन्ग या टर्म, शॉर्ट टर्म होता है? नहीं लॉन्ग टर्म, इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है भाई, दीर्घ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रोसेस में आती हैं, इस वजह से ये इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अमेरिका वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। चलिए एक और प्रश्न लीजिए। और कह रहा है कि सामाजिक व्यक्ति कार्य में समस्त सहायता के आधार पर संबंध होता है। तो बताइए, क्या जो सोशल केस वर्क है उसमें समस्त सहायता के आधार पर संबंध बनता है, हाँ या ना? हाँ भाई, समस्त, अगर उस व्यक्ति की जो भी समस्याएं होगी तो उसको हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। और बताइए जरा, व्यक्तिगत का संबंध में, मतलब अब देखो व्यक्तिगत संबंध आ रहा है, मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा, प्रश्न गलत भी हो सकता है। व्यक्तिगत संबंध समस्त समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है, हाँ या ना में जवाब देना। मैं आपसे कह रहा हूँ, सर नहीं कर सकता है। नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ ऑप्शन नहीं आपका होगा यहाँ पे सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे व्यक्ति, सर सी हाँ होगा इसका। हाँ, ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट हो जाएगा आपका, चेन्नई वाला यहाँ पर सही जवाब। इसका आयोग ने भी सी ही जवाब दिया है। ठीक, इसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, व्यक्तिगत जैसे हाँ जैसे, हाँ पर्टिकुलर किसी चीज़ का हो जाना, मतलब व्यक्तिगत होता है ना, जैसे मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करना, तो व्यक्तिगत तरीके से थोड़ी ना सोशल वर्कर जाकर इंटरफेयर करेगा उसमें, उसकी व्यक्तिगत समस्या। हाँ कुछ ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पर उस पर चर्चा वो करेगा, जब उसे समझ ये बात आएगी सोशल वर्कर को, तो उस पर वो चर्चा परिचर्चा करेगा उस चीज़ पर, है कि नहीं? चलिए एक मिनट, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि समस्त समूह का मूलभूत विषय है तुम अकेले नहीं हो। देखो यहाँ पे स्वयं सहायता समूह का मूलभूत एक प्रकार की समस्या है। अब ये बता रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। जरा मुझे बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? सर ए सही है, इसका आर गलत। अच्छा, ये यानी सही मानोगे, ये सही मानोगे कि स्वयं सहायता समूह का मूलभूत जो विषय होगा, तुम अकेले नहीं हो। सर गलत है ये। सर एक दूसरे की सहायता करना ही तो होता है, ये कहते हैं देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तुम अकेले नहीं हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बात तो ठीक है भाई, मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। क्या ये बात सही है? सभी लोग बताओ जरा, स्वयं सहायता समूह का मूल विषय यही है कि तुम अकेले नहीं हो। हाँ सर, अगर जैसे देखा जाए इसमें कि भाई आप मूल विषय तो सर और भी हो सकता है, लेकिन तुम अकेले नहीं, देखो मैं बताऊँ, ये जो तुम अकेले नहीं प्रक्रिया होती है, ऐसी कंडीशन पर आपको बताऊँ मैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो वी फीलिंग की बात आती है, वी फीलिंग की बात आती है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में,
लेकिन वी फीलिंग का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, समझाऊँ, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम की भावना होनी चाहिए, हम की भावना आपको ग्रुप वर्क में भी होनी चाहिए, आपको समूह कार्य में भी, कम्युनिटी वर्क में भी होनी चाहिए, बात तो ठीक है भाई। लेकिन ऐसे में उसका मेन विषय जो सेल्फ हेल्प समूह है, स्वयं से सहायता कर सके, उसे इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, इस चीज़ के बारे में वो विषय है इसका, आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ये विषय है उसका। तुम अकेले नहीं हो, ये कोटेशन आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, ये कोटेशन जैसे स्वयं सहायता समूह है, जी। उसमें एक सिंगल व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। उस स्वयं सहायता समूह में भी कलेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। एक की सहायता करेंगे, 10 लोग का ऋण। सर इसमें ये होता है ना, कलेक्टिविटी परफॉर्मेंस में एक कॉमन पर्पस होता है, मतलब कि सब स्वयं सहायता अलग समूह का मुख्य विषय। कलेक्टिव कलेक्टिव है। तो आप लोग क्या बता रहे हैं? सर इसका इंग्लिश में दिखाना एक बार। सर मेरे से ये जो गुणवत्ता के यू आर नॉट अकेले सेल्फ हेल्प ग्रुप अलोन। सर ये तो सही लग रहा है। अरे नहीं, सर सही होगा सुनो ना मेरा, सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब यही तो होता है कि सुनो। हमारा सबका एक कॉमन पर्पस होता है और सब मिलके साथ में काम करते देखो हैं। मैं बताऊं, इसका बेसिक थीम तुम लोग आप सोच रहे हो, पूरा कॉन्सेप्ट सोच रहे हो यार, आप लोग फैक्ट सोचो, यहाँ पे फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट का क्वेश्चन है। आप लोग का सोचना सही है, लेकिन आप सोच रहे हो ब्रॉड लेवल पर। आप बताइए जरा, अच्छा जो उद्देश्य बनाए गए हैं स्वयं सहायता समूह के, वो उद्देश्य आपका है कि भाई गुणवत्ता का विषय, गुणवत्ता का विषय, क्वालिटी का विषय है, वो है सुरक्षा के संबंध में, ठीक है, वो है आपका एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ सक्षम बनाने के संबंध में है। ये बात थोड़ी ना कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, ये क्रियाविधि नहीं आती है भाई। देखो मेरा जवाब और आप वो तो कंसेप्ट ही पूछ रहा है, जैसा हम देख पा रहे हैं, कंसेप्ट ही पूछ रहा है। मतलब कोई सिद्धांत या कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई वर्ड के स्थान पर वो मूलभूत विषय में वो जो कंसेप्ट पूछ रहा है कि क्या ये सही है कि तुम अकेले नहीं होता। मतलब हम सोच रहे हैं कि हाँ सही है, अकेले नहीं। स्वयं सहायता समूह मूलभूत विषय है, तुम अकेले नहीं हो, तुम सर ये क्वेश्चन है ना, हाँ, ये क्वेश्चन है, ये जज ही नहीं रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, इसका मतलब ये है, हाँ इसके मतलब ये बन, दोनों ही गलत है। देखो ये तो गलत माना है, इसको गलत माना है। तो सर ये गलत ही। नहीं, ऐसे मत कहो, गलत तो बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, गलत तो आ ही रहे हैं, आंसर की भी गलत आ रहे हैं, ऐसे मत आप लोग को। देखो मैं आपको बताऊं यहाँ पे, देखो मैं आपसे बताऊं, ये तो मुझे पता है भली भांति तरीके से, मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि भाई मैं बहुत सारे फील्ड वर्क वाले बच्चों को क्षेत्रकार जनरल प्रोवाइड कराता हूँ, है ना, उनको देता हूँ, मेरे पास बहुत सारी पीडीएफ्स वगैरह होती हैं, तो मैं ये जानता हूँ अच्छे तरीके की उनकी जो थीम होती है, एक प्रकार की अगर स्कीम की बात करूँ, यहाँ पे मुख्य विषय या मूलभूत विषय का मतलब थीम है, तो फैक्ट से क्वेश्चन है, तो उसका एक्चुअल में थीम ये थी कि गुणवत्ता बनाने को लेकर था। और गुणवत्ता में आप ये कहो कि तुम अकेले नहीं हैं, तो तुम अकेले नहीं है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि तुम वी फीलिंग लगा रहे हो, फिर तो हम की भावना आ रही है, यानी अकेले नहीं हो। तो समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। तो वी फीलिंग बेसिकली क्या है, वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का है, कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ बताओ इसमें भी आता है, परंतु वो मुख्य विषय है उसका, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का वी फीलिंग मुख्य विषय होगा। ठीक है, आप कौन बोल रहे हैं, आपका नाम, अपना नाम बताइए, क्या बोल रहे हैं आप, जी सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम श्री राम झाझा। अच्छा श्री राम जी, तो श्री राम जी आप ये कह रहे हैं ना, तो श्री राम जी मैं आपको बताता हूँ, इसका जो करेक्ट जवाब होना चाहिए आपका ये गलत होगा। वी फीलिंग, अगर हाँ आपको कोई कंटेंट अगर इससे संबंध में थोड़ा सा आप लोग देख लेना, हिंदी मीडियम से भी देख लेना, इंग्लिश मीडियम से भी देख लेना, मैंने अपना करके देख लिया है तो मुझे मिल गया है, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इस यहाँ पर जो करेक्ट जवाब होगा आपका कि तुम अकेले नहीं हो, ये कोटेशन गलत है, आपका स्टेटमेंट आपका ये गलत है। ठीक है, मैं देख कर बता रहा हूँ, और अदरवाइज़ अगर आपको भी वहाँ पे सर्टिफाई नहीं हो रहा है, आपको नहीं दिक्कत हो रही है आपको, तो एक बार आप देख लेना, अगर आपको मिल जाता है तो मुझे सेंड कर देना, ग्रुप में सेंड करना,
ताकि बच्चों को भी पता चले। और इसके बारे में फिर मैं कल यहीं से शुरुआत करूँगा, आगे से भी अगला क्वेश्चन यहीं से शुरुआत करूँगा। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी, इसको भी कर लेते हैं। कारण, क्या स्वयं सहायता समूह जो होता है सदस्य होने के कारण, अगर आप जो है स्वयं सहायता समूह के सदस्य हो तो वहाँ पर बताइए रेखा जो विधवा है अकेली है। यहाँ पे स्वयं सहायता समूह का सदस्य होने के कारण रेखा जो विधवा है अकेली है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? बताइए श्रीराम जी, श्रीराम जी। सर ये तो गलत है सर, गलत है ये स्टेटमेंट। समूह का सदस्य होने के कारण रेखा जो विधवा है वो अकेली है, मतलब समूह का सदस्य है इस कारण वो अकेली है, तो गलत है। समूह का सदस्य है तो वो अकेली कैसे रहेगी, उसके साथ तो बहुत से लोग होंगे, बहुत सारे। हाँ, तो यहाँ पर हमें ये बात तो साफ शब्दों में समझ में आ गया था, क्योंकि इसने अकेली लिया, इस वजह से ये गलत हो गया कोटेशन। इसलिए हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे तो समूह वर्क हो रहा है। परंतु मैं आपको बताऊं ये भी स्टेटमेंट आपका गलत ही है। अगर आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, और मैं भी कोशिश करूंगा, और यहीं से आगे मैं स्टार्ट भी करूंगा कल वाला क्वेश्चंस भी। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। और इस प्रश्न का वैसे जो आयोग ने माना है ऑप्शन नंबर ए को माना है, इसका करेक्ट जवाब। दोनों गलत हैं इस आयोग ने जो माना है। ठीक है भाई, अंजलि जी, पवन जी, एलिसन सर, श्रीराम जी और ये सभी लोगों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए बाकी आप लोगों को कोई जानकारी मिलती है तो इसके संबंध में आप लोग हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना।